जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो है प्रैक्टिस सेट शाम को 6 बजे डिस्कस करते हैं, जिसमें से आज का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इससे पहले हमने 13 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर दिए हैं। जिन लोगों ने उन प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। और यह आपका यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। और अगर इस क्लास की आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस क्लास की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सी जोड़ी जो है गलत दी हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका गलत दिया हुआ है, शाहजहां जुडार्न, ये जो है गलत दिया हुआ है। जबकि जुडार्न जो है जहांगीर के समय में भारत आया था, ना कि शाहजहां के समय में ये। तो यही आपका गलत दिया हुआ है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए। तो भारत में जो है पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो भारत में अगर बात करें, पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा जो है की गई थी। और वह पहली बार भारत 1503 ईस्वी में आया था। तो ये भी याद रखिएगा, कब आया था, 1503 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क जो है भारत आया था। और इसी के द्वारा जो है पुर्तगाल साम्राज्य की जो है भारत में नींव डाली गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा जो है आपका सही जो है कालानुक्रम है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य, रामानुजा, चैतन्य, ये आपके सही क्रम से दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। पहले आपके शंकराचार्य आए थे, फिर रामानुजन, फिर चैतन्य महाप्रभु। तो यही आपका राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन था। तो जो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष था वह जो है आपके कनिष्क के जो है समकालीन था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महापद्म नंद जो है अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट 1853, यही आपका राइट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की व्यवस्था की गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्न में से कौन INA अधिकारी कैप्टन PK सहगल, कैप्टन शहनवाज खान तथा कैप्टन GS ढिल्लों के मुकदमों में उनके बचाव पक्ष में आए थे। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, भूला भाई देसाई जो है उनके बचाव पक्ष में आए थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गांधी ने अन्यथा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1934 में जो है गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बात करें दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की,
तो गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी की में जो है नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, परंतु इरविन समझौते के बाद आंदोलन को रोक दिया गया था और बाद में 1932 में पुनः जो है दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, परंतु इसमें भी जो है सरकारी दमन के कारण 1934 में जो है पूर्ण रूप से इस आंदोलन को गांधी जी के द्वारा जो है 1934 में स्थगित कर दिया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किस से संबंध है? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा आप सभी को पता होगा कि भगत सिंह से संबंध है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, पहला कह रहा है कथन, तो प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन के आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था, तो जो कि बिल्कुल सही है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था, ये आपका राइट है। कारण कह रहा है यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था, ये आपका गलत दिया हुआ है। ये जो है समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता नहीं था, तो कूट के माध्यम से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जिसमें पहले को सही परंतु आर को गलत बताया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। पार्कलैंड वनस्पति विशेषता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सवाना की विशेषता है जो है। अब बात करें दोस्तों सवाना की, तो सवाना एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है, तो आप सभी को पता है कि भूकंपों की जो है तीव्रता रिक्टर पैमाने द्वारा मापी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और अगर अदर ऑप्शनों की बात करें डेसिबल पैमाने की, तो इससे जो है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, याद रखिएगा दोस्तों। और अगर पीएच पैमाने की बात करें, तो पीएच पैमाने से किसी विलयन का अम्लीय व क्षारीयता जो है मापी जाती है। और सेल्सियस पैमाने की बात करें तो इससे जो है ताप जो है मापा जाता है, तो याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रिक्टर पैमाने द्वारा जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ दिया है एल्युमिनियम कंपनी और दूसरी तरफ उससे संबंधित स्थान दिया है। तो पहला ए कह रहा है बाल्को, तो बाल्को जो है आपका कोरबा जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है से संबंधित है। हिंडाल्को, तो हिंडाल्को आपका दूसरा है रेणकूट से इसका संबंध हो जाएगा। और है सी इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, तो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी जो है हीरकुंडा से संबंधित है, यानी कि सी का पहले से। फिर है नाल्को, तो नाल्को का जो है संबंध कोरापुट से है, तो डी का तीसरे से। तो आपने देखा दोस्तों ए का दूसरे से, बी का चौथे से, सी का पहले से और डी का तीसरे से मिलान हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए को दूसरे से, बी को चौथे से, सी को पहले से और डी को तीसरे से मिलान कराया था। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। एक तरफ आपका दिया है मार्ग, गर्म जल स्रोत और एक तरफ दिया है अवस्थित। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन जो है सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ज्वालामुखी जम्मू और कश्मीर, यही आपका सही सम्मिलित नहीं है। जबकि ज्वालामुखी जो है हिमाचल प्रदेश के कनाडा जिले से संबंधित है, बल्कि इसमें जम्मू और कश्मीर दिया है, यही आपका गलत दिया हुआ है। ज्वालामुखी का संबंध हिमाचल प्रदेश के कनाडा जिले से है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक देश G8 का सदस्य नहीं है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन जो है G8 का सदस्य नहीं है। और बात करें दोस्तों स्पेन की, तो स्पेन पहले जो है G8 का सदस्य था, परंतु मार्च 2014 में रूस द्वारा यूक्रेन पर की गई कार्यवाही के कारण
G8 से इसे बाहर कर दिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर स्पेन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है। तो बौद्धों की अधिकतम संख्या आपके महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 2005-6 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्न में से कौन नहीं है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण स्वच्छता जो है भारत निर्माण योजना का जो है अंग नहीं है। और बात करें दोस्तों भारत निर्माण योजना के अंगों की, तो इसके अंग जो है सिंचाई, सड़क, आवास, जल पूर्ति, विद्युतीकरण, ग्रामीण दूरसंचार और ये सारे के सारे इसके अंग हैं। और बात करें दोस्तों इस योजना की, तो यह योजना वर्ष 2005 में जो है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा जो है चलाई गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, BIFR संबंधित है। तो आपका BIFR जो है संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। ऋण औद्योगिक इकाइयों के पुनः निर्माण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में टी तिवारी सहित समिति के सिफारिशों के आधार पर किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन विषय है। तो आर्थिक नियोजन आपका समवर्ती सूची का विषय है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक नियोजन विषय को लेकर के ही भारत सरकार में जो है योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा, IBI जो है वित्त मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में सही क्या है। तो इनमें से आपको बताना है कि नगर पंचायत के वार्ड समिति के विषय में कौन कौन से कथन सही बताए गए हैं। पहला कह रहा है, नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिला करके वार्ड समिति बनाई जाती है, जो कि बिल्कुल सही बताया है। दूसरा कह रहा है, इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं, ये भी आपका सही बताया है। तीसरा कह रहा है, वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं, ये भी आपका राइट है। चौथा कह रहा है, वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है, जो कि गलत दिया हुआ है। वार्ड समिति का अध्यक्ष वार्ड समिति के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ना कि नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा। तो याद रखिएगा दोस्तों, अब कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जिसमें पहले, दूसरे, तीसरे को सही बताया है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 22 नंबर का क्वेश्चन होगा। कह रहा है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो राष्ट्रपति को जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। और इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 217 में दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति संख्या है। तो लोकसभा और राज्यसभा में जो है गण पूर्ति संख्या 1/10 है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग जो है लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति सदस्यों की संख्या होती है। तो याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो आपको बताना है कि भारत में जो है इनमें से चारों में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, यही आपका मौलिक कर्तव्य है।
और बात करें दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के बारे में जो है अनुच्छेद 51 में दिया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, तो आपकी 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज से 11वीं अनुसूची आपकी संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों 11वीं अनुसूची की, तो इसे जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जो है में शामिल किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का एक जैविक सूचक है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी के आयु का मापन जो है यूरेनियम विधि से किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगर अदर ऑप्शनों की बात करें कार्बन डेटिंग विधि की, तो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा जो है पौधे के उम्र का पता लगाया जाता है। और बात करें जैव तकनीकी विधि की, तो जैव तकनीकी विधि से वनस्पति और जैविक तत्वों के उन्नतीकरण के लिए प्रयोग की जाने वाली एक प्रकार की विधि है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम विधि के द्वारा जो है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके निर्माण में फिनाइल का उपयोग किया जाता है? तो बैकेलाइट के जो है निर्माण में फिनाइल का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आकाश नीला दिखाई देता है, तो आकाश जो है नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों यहाँ से आपके 3-4 मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हैं, जिनको हम अलग से वीडियो में कवर करेंगे। आइए देखते हैं हिंदी के पार्ट को। हिंदी के पार्ट का पहला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवरदाई की रचना है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोहा मनाना मुहावरे का अर्थ है, तो लोहा मनाना का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रेष्ठता स्वीकारना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोहा मनाने मुहावरे का अर्थ श्रेष्ठता स्वीकारना, यही आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो आपको धर्मात्मा का जो है सही संधि विच्छेद बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। धर्म प्लस आत्मा, यही आपका धर्मात्मा का जो है सही संधि विच्छेद है। और अगर बात करें दोस्तों धर्मात्मा में कौन सी संधि है, तो इसमें जो है दीर्घ स्वर संधि होती है, तो ये भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य छांटें। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। आप निसंकोच चले जाइए, यही जो है सही रूप हो जाएगा इस वाक्य का। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। तो रेखांकित अंश है आंखों के सामने घटित घटना का जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष जो है आंखों के सामने घटित घटना को कहते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? तो आपका आगरा में स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है?
तो विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विषय को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन अकादमी जिम्मेदार है? तो राइट आंसर हो जाएगा संगीत अकादमी जो है ये सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो है 31 मई 1952 में जो है दिल्ली में की गई थी, और जो है रविंद्र भवन में इसकी स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का हो जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में लिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? तो मोटर वाहन जो है मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? तो वर्तमान में जो है विश्व बैंक का अध्यक्ष जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जिम योंग किम है, तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? तो सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित आपका ऑप्शन नंबर बी यही आपका सही जो है मेल खा रहा है। ज्वारी हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी, यही आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा का अध्यक्ष जो है बिल को पारित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है जो कि 58 नंबर का क्वेश्चन होगा, अवध में निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? तो आसफ उद दौला के द्वारा जो है इमामबाड़ा बनवाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नाइट फ्रैक द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें जो है भारत की रैंक तीसरी थी, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी IITM पुणे में जो है अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना का जो है उद्घाटन किया गया था, तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 192 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा 2030 एजेंडा के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्य सूची में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का जो है दोस्तों इसमें 120वां स्थान है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट एयरवेज के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव कपूर को जो है नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन बीमा LIC के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो LIC के जो है वित्तीय मुख्य अधिकारी वर्तमान में जो है सुनील अग्रवाल हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस IIT द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? तो IIT कानपुर के द्वारा जो है बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एयरलाइन सौर ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है? तो आपकी स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है, तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है भारतीय एक्सल लाइफ इरेंग्योरेस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा विद्या बालम को जो है नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। डिजिटल बैंकिंग संचालन के लिए किस बैंक ने नितिन चुघ को उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक को जो है उप महानिदेशक के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि 68 नंबर का क्वेश्चन है। भारत की स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है कवच है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत की स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन का नाम जो है कवच है। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कर रहा है दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा DN पटेल को जो है नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने द ब्लू बुक नामक पुस्तक लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो अमिताभ कुमार के द्वारा जो है द ब्लू बुक लिखी गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आपके जीके जीएस के क्वेश्चन यहीं तक थे। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।